Now students, we will be doing this question. Transfer the contents of the list to academics.txt file. अब इसमें जो है list of academics, मतलब जो list है, जैसे मैंने यहाँ पे create कर रखा है, A के अंदर मैंने एक list ले ली, B is also a list, again आपका C मैंने एक tuple ले रखा है, इसको हमें ट्रांसफ़र करना है academics.txt फाइल के अंदर जो डाटा है उसको हमें ट्रांसफ़र करना है. नाउ इसके लिए हमने वही किया, academics.txt वाली फाइल खोली, राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैंने लिखा एक लिस्ट आई हैव क्रिएटेड हियर विच कंटेन्स 1 2 3. इसको मैंने राइट लाइन करके ए को academics.txt के लिए आई हैव रिटन दिस सो दैट द डाटा कैन बी ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर फाइल. फिर मैंने लिखा g डॉट राइट नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर, मतलब स्पेस चाहिए मुझे. अगेन मैंने b इज इक्वल टू 22 33 एंड 44 लिखा और मैंने राइट लाइन के थ्रू ये जो डाटा है जो कि B के अंदर है उसको एकेडमिक्स के अंदर ट्रांसफर करने के लिए कमांड यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी है. उसके बाद फाइनली है g डॉट क्लोज. g डॉट क्लोज का मतलब क्या है? आई एम फ्रीइंग अप दोस पर्टिकुलर रिसोर्सेस. नाउ अब हम इस फाइल को रन करते हैं. जब हम रन करेंगे तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन अब आउटपुट देखने के लिए हम ओपन करते हैं फाइल. academics.txt आपकी फाइल है, academics ये रही आपकी फाइल. तो दिस फाइल हैज बीन क्रिएटेड. इसको once again I'll be running this particular file. Now I have to save this file to fg करके मैंने इसको नाम दिया है. Now again it's saying कि आपने ये जो है ये गलत लिखा है क्योंकि लिस्ट है. अब लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हम आगे काम कर सकते हैं, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है. अगेन बी को भी मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आई विल राइट इट. एंड नेक्स्ट अगेन फॉर सी ऑल्सो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग. अब मैंने इसको रन किया. अब रन करने के बाद आउटपुट तो कुछ नहीं आएगा. अगेन राइट लाइन लिखा है, इट नीड्स टू बी राइट लाइन्स, इट्स नॉट राइट लाइन, राइट लाइन्स. नाउ आई एम रनिंग दिस. ओके, कुछ भी रन नहीं हुआ क्योंकि आउटपुट जो है वो वी आर नॉट हैविंग. अब मैंने टेक्स्ट फाइल खोली, एकेडमिक्स नाम की फाइल ये मेरी खुल गई. इसके अंदर दो लिस्ट मैंने क्रिएट किए हैं और एक मैंने एक टपल क्रिएट किया है. नाउ ये क्वेश्चन क्या था? इस क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है? इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट बनानी है और उसको जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर उसके डाटा को ट्रांसफर करना है. नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट अ फाइल नेम्ड subject.txt एंड इंसर्ट द मार्क्स इनटू दैट फाइल. अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक फाइल subject.txt नाम की बनाई है और मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मार्क्स हैं और मैंने fin.writeLines के थ्रू जो भी मार्क्स है वो मैंने fin के थ्रू subject.txt के अंदर सेव कर दिए हैं. नेक्स्ट वी विल बी डूइंग सम ऑफ द क्वेश्चंस. काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन story1.txt. story1.txt आप हमारी एक फाइल है, ये फाइल लिखी हुई है यहाँ पर. अब इसमें हमें काउंट करना है कि कितनी लाइन्स जो है इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर है. इस फाइल के अंदर कितनी लाइन्स है, तो इसके लिए अगेन हमने फाइल ओपन करी और फिर रीड मोड के थ्रू हमने इसको रीड करना शुरू किया. काउंटर लगाया हमने c इज इक्वल टू 0 और फिर हमने राइट लाइन्स के थ्रू सारा कंटेंट हमने फाइल के अंदर सेव किया. फॉर i इन फाइल c इज इक्वल टू c+1. अब इसको हम दोबारा से देखते हैं. सबसे पहले हम ओपन करते हैं story1.txt. यस, story1.txt हमारी फाइल बनी हुई है. तो नाउ we'll be creating this program which will count the number of lines in story1.txt. तो हमने यहाँ पे लिखा ओपन अब हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है रीड लाइन्स, क्योंकि रीड लाइन्स के थ्रू हमें सारा का सारा डाटा भी मिलेगा और ये जो डाटा है ये सेपरेट होगा जब हम इसको प्रिंट करते हैं यूजिंग द नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर. तो सारा का सारा डाटा हमारा ट्रांसफर हो गया. अब
अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो आंसर कैसे आता है, ये आप देखिए। यानी कि आपकी लाइन आई है, राइट, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, दिस इज माई सेकेंड लाइन, और ये नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर से सेपरेट है, फिर दोबारा लाइन है, ये नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर से सेपरेटेड है। अब हम इसी को थोड़ा सा अलग फॉर्म में यूजर को डिस्प्ले करेंगे। फॉर आई इन जी प्रिंट आई, तो आउटपुट कैसा होगा, लेट्स सी। यस, सारा आउटपुट हमारा अलग अलग लाइंस में आ गया है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस विद इन दिस प्रोग्राम। तो काउंट करने के लिए काउंटर चलाना पड़ेगा, और यहां पर हम लिखेंगे c इज इक्वल टू c प्लस 1, दैट्स इट। और फिर लास्ट में लिखेंगे प्रिंट कमांड के थ्रू द टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर अगेन c। ये देखिए, फॉर आई इन जी के थ्रू हमने अलग अलग लाइंस प्रिंट करी। तो जब पहली लाइन प्रिंट हो रही थी तब काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 हुआ, जब दूसरी लाइन प्रिंट हुई तो दोबारा से आपका जो काउंटर है वो फिर से इंक्रीज हुआ। इस तरीके से जितनी भी लाइंस होंगी वो हमारे सी के अंदर स्टोर हो गई हैं। नाउ वी आर रनिंग दिस फाइल, रन मॉड्यूल। अब हमने किया, टोटल नंबर ऑफ फाइल्स लाइंस आर फॉर 1 2 3 4, राइट। तो 4 हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारे यहाँ पर। अब इसको अगर आपको क्लियर नहीं हुआ ये कंसेप्ट क्या है, तो आप ये देखिए, अगर हम काउंटर हटा देते हैं, सिंपल प्रिंट आई क्या करता है, इंडिविजुअल लाइंस को प्रिंट करता है, और काउंटर सिर्फ जितनी बार भी आपकी फॉर लूप रन होगी उतनी बार काउंटर होगा c इज इक्वल टू c प्लस 1। तो जब पहली वाली आपकी जो पहली वाली जो लाइन है जब वो रन करेगी तो काउंटर इज इक्वल टू 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1। फिर दूसरी बार जब ये रन करेगी तो काउंटर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2। इस हिसाब से जो काउंटर है वो बार बार इंक्रीज होता रहेगा। नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन स्टोरी 1.txt। अब हमें टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स जो है आपकी फाइल के अंदर कितने वॉवल्स हैं ये काउंट करना है। तो अब टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स हम कैसे काउंट करते हैं, तो वील डू, अब रीड लाइंस नहीं करेंगे क्योंकि हमें लाइन से मतलब नहीं है, हमें अल्फाबेट से मतलब है। और जब हमें अल्फाबेट से मतलब होगा तब हमें यहाँ पर लिखना है हमेशा रीड। हमेशा आप याद रखेंगे, जब अल्फाबेट से मतलब होगा तब हमें क्या लिखना है, रीड लिखना है, और लाइन से मतलब होगा तो रीड लाइंस यूज करना है। अब सिंपल हम करते हैं, ये प्रिंट हटा देते हैं हम यहाँ पर, और सिंपल अब आई के अंदर इंडिविजुअल अल्फाबेट्स आएंगे। अगर जो आपका आई है इज इक्वल टू ए, और फिर हम लिखते हैं और आई इज इक्वल टू ए ई, और आई इज इक्वल टू ए ई आई, फिर और आई इज इक्वल टू ए ई आई ओ, और फिर हम लिखेंगे टू यू। तब क्या होगा, तब ये होगा जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट आएगी अगर वो इनको मैच करेगी तो आपका जो काउंटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। So now we'll be running this module. Total number of lines, ये तो हमने चीज नहीं की। Total number of vowels are, कितने vowels हैं, vowels are, तो अब C में इसका आंसर आ जाएगा। अब मॉड्यूल को हम रन करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ vowels जो इस फाइल के अंदर हैं वो है टोटल 26। Now as you can see here, ये हम बच्चे आप लोगों को ये डाउट होगा कि यहाँ पर हमने आई इन जी क्यों लिखा है। तो बेटा हमने आई इन जी इसलिए लिखा है क्योंकि जी के अंदर मान लीजिए लिखा हो दिस इज एंड लॉट ऑफ अल्फाबेट्स आते हैं, तो सबसे पहले टी उठेगा, और टी अब जो है आई वो टी है, और फिर ये कंपेयर हो रहा है, नहीं मैच हुआ तो फिर वो एच के पास जाएगा, एच फिर कंपेयर होगा, नहीं मैच हुआ, फिर वो आई के पास जाएगा,
हाँ आई जो है वो मैच हो गया, तो काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। फिर दोबारा से वो नेक्स्ट अल्फाबेट आई के पास जाएगा, फिर दोबारा से मैच हो गई, फिर C=2, फिर आपकी जो वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, यानी कि काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इसलिए इस वक्त जो आई है वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को जो है वो रीड कर रहा है। Now we move on to next question. Count the number of this in story1.txt. अब हमें काउंट करना है कि कितने this जो हैं हमारे story1.txt के अंदर है। तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी फाइल रीड करनी पड़ेगी, उसके बाद उस फाइल को स्प्लिट करना पड़ेगा किसके साथ, स्पेस के साथ, यानी कि जहां भी स्पेस आती है वहीं पर आपकी फाइल जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, और फिर इंडिविजुअल रिकॉर्ड हम आई से मैच करेंगे। अगर आई जो है वो दिस है तो काउंटर जो है वो आपका प्लस हो जाएगा। सिंपल। अब हम करते हैं इसको, स्प्लिट फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है, स्प्लिट फंक्शन इसलिए यूज किया जाता है ताकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है दिस इज वोवल, तो अब हमने स्प्लिट कर दिया इसको, तो स्प्लिट का मतलब है ये सब अलग अलग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हो गए, और अब इंडिविजुअल अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ हम कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमने लिया h=g.split, मतलब अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया, तो स्प्लिट का पैरामीटर स्पेस है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे for I in H, और अब आपका कंपैरिजन होगा I का किसके साथ, this के साथ, और बाकी चीजें हम सारी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और फिर अगेन काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ दिस आर और फिर नाउ विल रीड रन दिस फाइल। अब फाइल जब हम इसको रन करते हैं तो रन मॉड्यूल से हमने इसको रन किया, तो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स जो है सॉरी दिस बता रहा है कि दिस टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि दिस 4 है या नहीं है। स्टोरी 1 यानी कि 1 2 3 4 5, लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है, ये स्पेस के साथ अटैच्ड है, इसीलिए इंडिविजुअल दिस नहीं माना जाएगा उसको, क्योंकि वो डॉट के साथ अटैच होने की वजह से वो पूरा एक ही, मतलब बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए दिस जो है वो अलग से डिफरेंशिएट नहीं हो पाया। इसलिए टोटल नंबर ऑफ दिस जो है वो हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ दिस हमारे 4 हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ दिस एंड इस, फिर अगेन आपने इसको स्प्लिट कर लिया, फॉर आई इन फाइल आई इज इक्वल टू दिस या फिर आई इज इक्वल टू इस, तो आपका जो काउंटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगेन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट के लिए बेटा, डिजिट के लिए हम रीड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक अल्फाबेट को जब भी आपकी जो कंपैरिजन है या जब भी आपको कुछ अल्फाबेट्स के साथ करना है तो रीड फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। और जब आपने पहला अल्फाबेट रीड किया तब आपने देखा कि डिजिट है या नहीं है, और अकॉर्डिंगली आपने जो है जितने भी कैरेक्टर्स जो कि डिजिट हैं उन सबको काउंट करके डिस्प्ले कर दिया। तो इसमें हमने आई डॉट इस डिजिट जो मेथड है वो यूज किया है। इसका मतलब यही है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर है या नंबर है, तो इस डिजिट से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा अगर ये डिजिट होगा तो, और अकॉर्डिंगली फिर ये काउंटर में प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट इज काउंट द नंबर ऑफ लोअर केस। लोअर केस के लिए हमने लिखा है इस लोअर, ये वाला फंक्शन हमने लगाया है इसके अंदर। काउंट द नंबर ऑफ स्पेस भी आपका कैरेक्टर वाला ही है, तो इसमें हमने स्पेस लिख दिया है, इफ आई इज इक्वल टू आपका डबल कोट्स के अंदर
स्पेस। बेटा ये था आपकी टेक्स्ट फाइल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल क्या है? बाइनरी फाइल जो डाटा है बाइनरी फॉर्म में सेव कर रही है, और टेक्स्ट फाइल अपना जो डाटा है वो यूजर रीडेबल फॉर्मेट में सेव करती है। पिकलिंग और अनपिकलिंग प्रोसेस है बाइनरी फाइल के अंदर। पिकलिंग का मतलब है कन्वर्टिंग, जो भी स्ट्रक्चर है उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करिए, जो भी हम लिख रहे हैं उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रही है पिकलिंग। और अनपिकलिंग का मतलब क्या है? बाइट स्ट्रीम से अगेन टू द ओरिजिनल फॉर्म, जो यूजर समझ सके उस फॉर्म में अनपिकलिंग कन्वर्ट करके यूजर के आगे लेके आ रही है। अब देखते हैं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, इंपोर्ट पिकल बाइनरी फाइल। अब मैं यूज कर रही हूँ बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे बाइनरी फाइल के लिए पिकल वाला जो आपकी हेडर फाइल है वो इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइनरी फाइल के अंदर पिकलिंग अनपिकलिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिकलिंग के थ्रू आपकी जो भी डाटा है वो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो रही है, और अनपिकलिंग के थ्रू बाइट स्ट्रीम से अगेन टेक्स्ट में यानी कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर में डाटा कन्वर्ट हो रहा है। और बाइनरी फाइल में हम pickle.dump और pickle.load का इस्तेमाल करते हैं। डंप का मतलब ये है, अगर आपको फाइल का जो डाटा है, जो आप डाटा भेजना चाह रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, आप वो डाटा बाइनरी फाइल को भेजना चाह रहे हैं तो आप pickle.dump वाला फंक्शन यूज करेंगे। और अगर कोई बाइनरी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और आप उसका डाटा रीड करना चाहते हैं तो आप pickle.load वाला फंक्शन जो है वो यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा है इंपोर्ट पिकल, यानी कि ये मेरी हेडर फाइल है जो मुझे चाहिए। f इज इक्वल टू student.dat। अब देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन में लगाऊंगी .dat। अब तक टेक्स्ट फाइल्स मैंने बनाई तो उसका एक्सटेंशन मैंने यूज किया था .txt, और यहाँ पर अब मैं बाइनरी फाइल बना रही हूँ तो इसका एक्सटेंशन है .dat। नाउ आई एम राइटिंग विद इन अ बाइनरी फाइल। WB का मतलब क्या है? मैं लिख रही हूँ और एक बाइनरी फाइल के अंदर लिख रही हूँ। नाउ नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, एज इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट योर एज, और क्लास इंटीजर मैंने इनपुट किया है एंटर योर क्लास। और ये सारा डाटा मैंने एक रिकॉर्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप इज, ये रिकॉर्ड तो मैंने ले लिया है और इसको मैंने राइट लाइन्स फंक्शन के थ्रू टेक्स्ट फाइल के अंदर ये रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया। लेकिन अब मैं ये रिकॉर्ड बाइनरी फाइल के अंदर इंसर्ट करना चाहती हूँ तो फंक्शन का नाम जो है वो बदल गया। फंक्शन का नाम हो गया pickle.dump। क्या यूज करेंगे? pickle.dump। क्या डंप करना चाहते हैं? रिकॉर्ड। किसके थ्रू? f के थ्रू। यानी कि यहां पर राइट वाला जो फंक्शन है वो राइट लाइन्स वाला फंक्शन मैंने यूज नहीं किया है, यहां पर मैंने सिंपल डंप वाला फंक्शन यूज किया है। ये डंप वाला फंक्शन क्या करेगा? ये रिकॉर्ड यानी कि जिसके अंदर नेम है, एज है और क्लास है, ये वाला रिकॉर्ड f के थ्रू student.dat के अंदर हमारा इस पर्टिकुलर डाटा को कॉपी कर देगा। डाटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड। और फाइनली मैंने कहा f.close कनेक्शंस क्लोज और रिसोर्सेज रिलीज। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे मैंने प्रोग्राम रन किया है और ये इसका आउटपुट है, तो जो डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, क्योंकि ये एक बाइनरी फाइल है। नेक्स्ट प्रोग्राम है, अब मैंने डाटा बाइनरी फाइल के अंदर तो लिख दिया है, अब मुझे उस डाटा को रीड करना है। तो कैसे रीड करूंगी मैं? अगेन मैं लिखूंगी इंपोर्ट पिकल, उसके बाद मैं लिखूंगी f इज इक्वल टू ओपन student.dat rb, यानी कि मैं रीड कर रही हूं कहां से? बाइनरी फाइल से। उसके बाद अगर मेरी टेक्स्ट फाइल होती तो मैं लिखती रीड या फिर रीड लाइंस या फिर रीड लाइन, लेकिन ये मेरी बाइनरी फाइल है इसलिए मैं लिखूंगी pickle.load। क्या लिखूंगी? pickle.load। किसको लोड करना चाहते हैं हम? f को लोड करना चाहते हैं, क्योंकि f के अंदर मेरा डाटा है और इसके लिए हमने जो भी डाटा f के अंदर है वो लोड करके हम किसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं? t के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया है। और फिर हमने किया प्रिंट t, तो जैसे ही हमने प्रिंट t किया वैसे ही जो t का जो डाटा है वो यूजर के लिए डिस्प्ले हो गया। नाउ दिस इज अबाउट बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल टेक्स्ट फाइल से थोड़ी अलग है। जैसे टेक्स्ट फाइल में राइट लाइंस और राइट आपका रीड और रीड लाइंस और रीड लाइन वाला फंक्शन यूज होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। बाइनरी फाइल में आपका जो फंक्शन यूज हो रहा है वो डंप वाला फंक्शन यूज हो रहा है आपको अगर डाटा लिखना है तो, और अगर आपको डाटा रीड करना है
तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? इन दैट केस आप लोड वाला फंक्शन जो है वो यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया है pickle.loadf, और अगर मुझे कुछ लिखना है तो वो डंप वाला फंक्शन के थ्रू मैं अपना रिकॉर्ड सेव करूंगी। और दूसरा डिफरेंस जो है बाइनरी फाइल में वो है, वहां पे टेक्स्ट फाइल में मैंने .txt लिखा था, यहाँ पे मैं .dat लिख रही हूँ। नाउ इज स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम्स, अलग अलग जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है और स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम है, जो कि हमें एरर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड